हेलो फ्रेंड्स। अगर आप लेवल 2 साइंस या मैथ से बिलोंग कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ढूंढ रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम में हो और बायलिंगुअल हो, मीन्स जिसकी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में हो बट उसकी लैंग्वेज हिंदी में हो, तो आप एकदम राइट प्लेस पे है। क्योंकि मैं सोना दादी यूनिक स्टडी क्लासेस पे आपको करवाने वाली हूँ रीड और प्री दोनों का कोर्स इंग्लिश मीडियम में। इसी के लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो किसका नाम है कॉमन टॉपिक सीरीज, यानी रीड प्री और मेंस के जो भी कॉमन टॉपिक है, यानी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रीड प्री में भी है और मेंस में भी एज इट इज है, उन टॉपिक की सीरीज मैंने स्टार्ट की है, उसको मैं करवाने वाली हूँ। आज उसका डे 1 है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे रीड प्री का केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें एक टॉपिक है एटम और मॉलिक्यूल, यानी परमाणु और अणु। वो टॉपिक रीड प्री में भी एज इट इज है और मेंस में भी एज इट इज है। अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना सा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ये जो टॉपिक है ओनली इतना सा, ये रीड प्री में है बट मेंस में नहीं। बाकी सेम टू सेम सारे टॉपिक है। कैसे, देखिए एटम एंड मॉलिक्यूल यहाँ है, फिर यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक है, अब देखिए इधर आप रीड मेन के सिलेबस में देखिए, इसमें एटम एंड मॉलिक्यूल ये है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये रहा, सेम टू सेम। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें क्या है, देखिए इसमें है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इसमें रीड प्री में। सेम टू सेम इसमें भी है रीड मेंस में, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला। अब जब केमिकल फॉर्मूला हम पढ़ेंगे तो उसके सिंबल्स पढ़ना डेफिनेटली जरूरी है हमको, तो इसमें हम सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद केमिकल इक्वेशन, फिजिकल और केमिकल चेंज है। डन। इसमें देखिए आप क्या है, इसमें भी सेम टू सेम है कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज है। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। अब देखिए इसमें जो ऑक्सीडेशन दिया हुआ है एंड रिडक्शन, ये पार्ट है इसका इक्वेशन का और केमिकल रिएक्शन का, तो ये कोई अलग से नहीं है, ये भी सेम इसी में आ रहा है। तो ये रीड प्री में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना पड़ेगा और रीड मेंस में भी पढ़ना पड़ेगा, तो दोनों में ही है। सिर्फ डिफरेंस उतना सा है, ये मोल जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ रीड मेंस में, प्री में नहीं है, इसलिए मैं इसकी एक अलग से क्लास लगवाऊंगी। और ये जो है एक टॉपिक रीड प्री में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, इसकी क्लास में रीड प्री के लिए अलग से लगाऊंगी। बाकी सारी जो क्लास होगी इस टॉपिक की वो कॉमन क्लास होगी, यानी रीड प्री और मेंस दोनों के लिए कॉमन रहेगी वो क्लास। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक लेने केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। डन, चलते हैं। सबसे पहले एटम एंड मॉलिक्यूल को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि एटम और मॉलिक्यूल होते क्या हैं। उसके लिए आप ये समझिए कि आपके चारों तरफ आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी, चाहे सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, वो सारी मैटर होती है। अब चाहे आप आपके एनवायरनमेंट में चारों तरफ गैस है उसको ले लीजिए, चाहे पानी ले लीजिए, चाहे आपके पास कोई अलमीरा है, टेबल है, चौक है, डस्टर है, जो भी है वो सारी मैटर में आती है। हिंदी में इस मैटर को हम क्या कहते हैं, हिंदी में इस मैटर को कहते हैं पदार्थ, या हम कहते हैं द्रव्य। याद रखना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अगर जो है कि द्रव्य और द्रव में अंतर होता है ना। द्रव यानी होता है लिक्विड, द्रव्य मीन्स होता है मैटर। तो द्रव्य अलग है और द्रव अलग है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, बेसिकली मैटर वो होता है जिसमें दो प्रॉपर्टीज होती है, यानी जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यानी हर वो चीज जिसमें मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो पदार्थ की कैटेगरी में आता है, जो वो मैटर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आई है मास। मास वर्ड है, मास क्या होता है, मास होता है एक तरह से समझिए कि दो पत्थर हैं, जैसे एक चौकोर का पत्थर नहीं समझिए, इस आकार का स्पंज है और इस आकार का एक पत्थर है। ठीक है, अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर होंगे क्योंकि इसके बीच में हवा होगी। क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे पत्थर में, है ना, ये है पत्थर, समझिए स्टोन है ये। ठीक है, और ये है स्पॉन्ज। अब स्पॉन्ज में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो दूर दूर होंगे, उसमें बीच में एयर आ जाती है, इसलिए उसको आराम से पंच कर सकते हैं। जबकि स्टोन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स या कह सकते हो पार्टिकल्स, किसी भी चीज में जितने ज्यादा पार्टिकल्स उसका मास उतना ही ज्यादा है। तो हर वो चीज जिसमें मास होता है और जो स्थान घेरता है वो होता है मैटर। वो तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तो होता है मैटर। ठीक है, अब क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने देखा कि जो भी पदार्थ हमारे आसपास है अगर हम उसको तोड़े तो फाइनली वो एक ऐसे पार्टिकल में बदलेगा, ऐसा पार्टिकल बनेगा जिसको हम और आगे तोड़ नहीं सकते, यानी अविभाज्य कण हमको मिलेगा। ठीक है, या क्या है कि मैटर जो होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का उसी को हम कहते हैं एटम। ठीक है, आज से 2600 साल पहले महर्षि कणाद हुए थे। ठीक है, ऋषि कणाद थे, उन्होंने 2600 साल पहले ये हमको संकल्पना दे दी थी, ये कॉन्सेप्ट दे दिया था कि एक पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण जो और विभाजित नहीं हो सकता वो कण है, इसलिए इनको कणाद बोलते, ऋषि कणाद भी बोलते। ठीक है, उसको उन्होंने कण बोला। उसके बाद आए दो ग्रीक वैज्ञानिक, क्या है, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन ग्रीक वैज्ञानिकों ने उसको एटम कहा। अब क्यों कहा उसको एटम, क्योंकि ग्रीक भाषा में, जो ग्रीक भाषा होती है ना, ग्रीक भाषा में जो इनडिविजिबल होता है यानी जो अविभाज्य होता है उसी को क्या कहते हैं, ग्रीक भाषा में उसको एटम बोलते हैं। इसीलिए उसने उस पार्टिकल को, उस कण को क्या बोला, एटम बोला।
एटम मीन्स अविभाज्य कण, यानी उसको और विभाजित नहीं कर सकते। फिलहाल इन्होंने यहाँ पर ये समझा, ठीक है। उसके बाद फर्दर ये एटम की पूरी डेफिनेशन एक्चुअली यहाँ नहीं थी। उसके बाद फर्दर आए थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले जो एटम होता है उसको अच्छे से डिफाइन किया, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं एटॉमिक थ्योरी, यानी परमाणु सिद्धांत, 1888 में दी। जॉन डाल्टन वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिस्टमेटिकली हमको बताया कि एटम होता क्या है, एक्सपेरिमेंटली हमको बताया एटम में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं उसमें, उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। इसीलिए इसकी जो थ्योरी थी एटॉमिक थ्योरी, वो बहुत फेमस थी और जॉन डाल्टन को फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स होते क्या है। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी जो बेसिक चीज है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड ये आपके टॉपिक में एज इट इज मेंशन भी है, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसको एक टॉपिक सेपरेट हम पढ़ेंगे, बट फिर भी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि एटम क्या था, मॉलिक्यूल क्या था। एलिमेंट और कंपाउंड देखते हैं। एलिमेंट को हम हिंदी में कहते हैं तत्व, ठीक है, और कंपाउंड को हम हिंदी में कहते हैं यौगिक। क्या होते हैं एलिमेंट? जितनी भी जो पीरियोडिक टेबल है ना अपनी पूरी, पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, आपने देखी होगी केमिस्ट्री में, 12th 11th आपने किया जब, कि एक आवर्त सारणी होती है, उस 108 उसमें पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एलिमेंट, तत्व कहते हैं। यानी जो आवर्त सारणी कंप्लीट, उसमें जितने भी पदार्थ दिए हुए हैं वो सब क्या है, जितने भी सब्सटेंस है वो सब क्या है, वो एलिमेंट्स है। यानी अब हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे नियॉन हो, चाहे ऑर्गन हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो सिल्वर हो, जो भी इसमें दिए हुए हैं, 108 पदार्थ होते हैं ना, उन सबको हम एलिमेंट कहते हैं। तो कुल मिला के एक एलिमेंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आवर्त सारणी में जो लिखा हुआ वो सारे एलिमेंट है। 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, यानी आवर्त और जो वर्ग हैं 18 और 7 होते हैं। वो सारे जितने भी उसमें लिखे हुए हैं सब्सटेंस, वो सारे एलिमेंट्स। सबसे पहला तो पहचानने का तरीका ये। सेकेंड तरीका क्या है, एलिमेंट्स इसके अलावा H2, O2, N2, ओजोन, ये सारे भी एलिमेंट है। तो इसकी जो बेसिक परिभाषा है कि एक ही पदार्थ के एटम से जो मिलकर बनता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ये देखिए, ये H2 है, ये 2 H से मिलकर बना हुआ है, एक ही प्रकार के एटम है। O2 है, वो 2 O से मिलकर बना हुआ है, एक ही प्रकार के एटम से। N2 है, वो N से मिलकर बना है, तो वो एक ही प्रकार के एटम है। ये 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना ओजोन, वो एक ही प्रकार के एटम है। तो ये सारे क्या एलिमेंट है, डन। उसके बाद आते हैं कार्बन के अपरूप, जो है कि हीरा है, ठीक है, ग्रेफाइट है, ठीक है, फुलरिन है, वो सब क्या है, इसमें प्योर फॉर्म में कार्बन होता है। यानी फुलरिन को हम C60 भी कहते हैं, यानी इसमें कार्बन के एटम्स कितने, 60 एटम्स होते हैं कार्बन के। अब है तो कार्बन नहीं, दूसरा तो कोई एटम है नहीं, है तो कार्बन ही, यानी ये क्या है, एलिमेंट है। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन भी एलिमेंट्स में आते हैं। कहने का मतलब आवर्त सारणी में जो धातु है, अधातु है या उपधातु है, यानी मेटल, मेटलॉइड है या नॉन मेटल्स हैं, वो सारी की सारी एलिमेंट है। तो बेसिकली एलिमेंट समझ में आ गया, प्योर सब्सटेंस होता है वो, और एक ही प्रकार के उसमें एटम्स होते हैं, डन। अब आते कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड 2 या 2 से अधिक प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बनता है। जैसे H2 है या O2 है, इसको मिलाकर हमने क्या बनाया, H2O, करेक्ट है। एलिमेंट्स में क्या होता है, जैसे H2 है, इनमें सारे अणुओं के गुण एक समान होते हैं। यानी तत्व के जितने भी एटम्स होंगे, एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे, उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। जबकि यौगिक में नहीं होता है। यौगिक जैसे H2 और O2 से मिलकर बना है तो H2 बना। अब इस H2O में क्या H2 की प्रॉपर्टी है, नहीं है। क्या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, नहीं है। ये O2 की डिफरेंट प्रॉपर्टी है, किसकी, H2O की। यानी 2 एलिमेंट से मिलकर ये तीसरा पदार्थ बना रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही है। ये होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब 2 अलग अलग प्रकार के एटम होंगे उसमें। कंपाउंड को अच्छा पहचानने का तरीका है, जैसे CO2 है, NH3 है, ये सारे क्या है, ये कंपाउंड है। इसमें 2 अलग अलग प्रकार के एटम्स हैं और वो फिक्स रेशियो में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो CO2 बना रहा है। अगर कार्बन 1 और ऑक्सीजन 1 लूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, अलग बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कंपाउंड जो है वो एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं और अलग अलग एटम्स उसमें होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप एलिमेंट और कंपाउंड को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, डन। अब हम एटम्स पे चलते हैं। देखिए एटम क्या होता है, एक बार मैं इसको सेट कर दूं। हम आते हैं एटम पे। तो बेसिकली एटम क्या होता है, एटम होता है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एलिमेंट मैंने आपको बताया, एलिमेंट में एक ही प्रकार के एटम होते हैं। तो एक एलिमेंट को अगर हम तोड़ते जाए तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल पीछे बचेगा, उसमें वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोजन गैस ले रही हूँ,
ठीक है, उस वो टूटता है ना, H+H हम कह सकते हैं उसको, तो उस इस एटम में वो सारी प्रॉपर्टी होगी, एक हाइड्रोजन के एटम में वो सारी प्रॉपर्टी होगी जो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है। या हम कह सकते हैं गोल्ड की एक पन्नी ले लीजिए आप, है ना, एक गोल्ड की पन्नी ले लीजिए, उसको तोड़ते जाइए, बारीक तोड़ते जाइए, लास्ट में एक पार्टिकल बचेगा जो कि गोल्ड एटम होगा। गोल्ड पार्टिकल के, उस गोल्ड के एटम में वो सारी गोल्ड की प्रॉपर्टीज होगी जो गोल्ड की पन्नी की है। कुल मिला के इसकी जो परिभाषा थी, डाल्टन से पहले उन्होंने क्या परिभाषा रखी, इतनी सी रखी कि स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, बट डाल्टन ने आगे हमको आके ये समझाया कि इसके साथ एक ऐड कीजिए कि उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी उस एटम में वो सेम टू सेम एलिमेंट की होगी। क्यों इन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि एटम्स को फर्दर हम 3 पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एटम कैसे बनता है, देखिए आपको शायद इस एटम का स्ट्रक्चर पता हो, ये न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ शेल होते हैं, है ना, और उसमें क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप 11th-12th किए हैं, बीएससी किए हैं, तो चाहे मैथ से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे बायोलॉजी से बिलोंग कर रहे हैं, आपने केमिस्ट्री फिजिक्स तो पढ़ाई है, ठीक है, 12th तक तो एटलीस्ट पढ़ाई है ना। तो उसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है एटम का। तो एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। इसके न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। देन तो अब इसके पार्टिकल और छोटे हो गए ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसके भी पार्टिकल है, बट ये एटम नहीं है, क्योंकि इसमें वो केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं जो गोल्ड की है। गोल्ड के एटम में जो प्रॉपर्टीज है वो सेम टू सेम गोल्ड की पन्नी की है, बट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी अलग है। इसीलिए आगे जोड़ा कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्योंकि एटम के भी पार्टिकल और आगे थे तो वो कंफ्यूजन पैदा कर सकते थे, क्योंकि एटम के भी और पार्टिकल किए जा सकते थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उनकी भी खोज हो गई। तो ये परिभाषा सूटेबल नहीं थी समझने के लिए, तो इसमें ऐड हुआ कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जिसमें सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो, जैसे कि गोल्ड का एटम है। इसीलिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम एटम नहीं मानते, क्योंकि स्मॉलेस्ट तो वो एटम से भी ज्यादा, पर उसमें वो केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है जो गोल्ड के कंप्लीट इस एटम में होती है। इस एटम में जो प्रॉपर्टी है ना, वो सारी की सारी वो प्रॉपर्टी जो गोल्ड की होती है। देन आई होप आप यहाँ समझ चुके हैं। तो ये था एटम। अब इसके बाद हम आते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेप्ट क्यों आया कि हमने देखा कि हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है या नाइट्रोजन एटम है, वो एनवायरनमेंट में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। एक एटम एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। वो क्या नहीं है, वो स्थायी नहीं है। हिंदी में हम कहते हैं स्थायी, स्टेबल नहीं है। वो स्टेबल नहीं है तो वो नहीं रह सकता एनवायरनमेंट में। क्यों नहीं है स्टेबल, तो आपको ये भी पता होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसके ये शेल होते हैं, है ना। अब किसी भी, ये एटम का स्ट्रक्चर है, किसी भी एटम के जो आउटर शेल है, जो लास्ट वाला, जैसे ये इसका आउटर शेल है, ये इनर शेल है, अंदर इनर 2, 3, 4 कितने भी शेल हो सकते हैं। इसमें जो आउटर शेल है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, तभी वो एटम स्थायी होगा। यानी हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना ही 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी वो स्थायी नहीं है। अगर वो स्थायी नहीं है तो वो एक ऐसा एटम ढूंढेगा जिसके साथ वो केमिकली बॉन्डेड होकर एक स्थायी अणु बना सके, है ना। इसीलिए ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फर्दर हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो H2 बनेंगे, ये करेंगे तो O2 बनेगा, और ये करेगा तो N2 बनेगा। यानी एक और एटम से जुड़ा और इन्होंने मॉलिक्यूल बनाया। इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या होगा, मोर देन 1 एटम। 1 एटम तो एटम हुआ, उसके बाद जितने भी एटम जुड़ रहे हैं, चाहे 2 जुड़ रहे हैं, 10 जुड़ रहे हैं, 15 जुड़ रहे हैं, वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये होता है मॉलिक्यूल। तो एक बार इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या मॉलिक्यूल की, ये अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। यानी अब यहाँ पर देखो, यहाँ एलिमेंट नहीं है, यहाँ सब्सटेंस है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है वो O2 भी होता है, N2 भी होता है, H2 भी होता है, सारे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, 2 से ज्यादा एटम, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, वो तो मॉलिक्यूल है। ये सेम है तो ये एलिमेंट है, ये सेम है तो ये एलिमेंट है, ये डिफरेंट तो ये कंपाउंड है, पर है तो सारे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक से ज्यादा उसमें एटम होंगे, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल होगा। और सिंगल एटम होगा तो वो एटम होगा, 2 या 2 से अधिक एटम मिल जाएंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अब इसमें मॉलिक्यूल का डेफिनेशन है कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एनवायरनमेंट में इंडिपेंडेंटली रह सकता है। ये मेन कीवर्ड है कि इसकी डेफिनेशन का, जो एनवायरनमेंट में इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से रह सकता है। अब O2 एनवायरनमेंट में रह सकता है, N2 रह सकता है, H2 रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। अब इन्होंने ये सब्सटेंस वर्ड लगाया, मतलब अगर वाटर है, वाटर एक सब्सटेंस है, इसमें मॉलिक्यूल क्या है, H2O है, फिर H2O है, फिर एक और H2O है,
तो ये जो H2O मॉलिक्यूल है वो इस सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यहाँ एलिमेंट नहीं कहना, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एलिमेंट के भी होते हैं और कंपाउंड के भी होते हैं ना। एलिमेंट के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे O2 N2 है वो एलिमेंट के मॉलिक्यूल है, और H2O वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ही, इसलिए यहाँ पर वर्ड आया सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूल सब्सटेंस का, एलिमेंट का मत लिख देना है ना। मॉलिक्यूल जो होता है वो सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जबकि एटम होता है वो एलिमेंट का होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे से कीवर्ड है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप केमिस्ट्री आगे फर्दर पढ़ेंगे तो ये छोटे छोटे से कीवर्ड जो होते हैं ना वो आपको बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, और जो एग्जामिनर होते हैं ना वो मोस्टली आपको बड़ा जो क्वेश्चन देंगे आप कर लीजिए, वो छोटे क्वेश्चन में ही फंसाएंगे आपको। सब्सटेंस है, एलिमेंट्स है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल है वो सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्योंकि सब्सटेंस क्यों लिखा, क्योंकि वो कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, इसलिए। ठीक है, तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। तो आपके दिमाग में एक और बात आई होगी कि यानी हम ये पहचान लेते हैं कि जैसे ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली रह सकती है, हाइड्रोजन रह सकता है, H2 रह सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड रह सकता है, यानी जो भी मॉलिक्यूल है वो स्वतंत्र रह सकते हैं और एटम नहीं रह सकते, है ना। आपके दिमाग में सीधा ये होगा, क्योंकि एटम फ्रीली नहीं रह सकता, H नहीं रह सकता, O नहीं रह सकता, नाइट्रोजन नहीं रह सकता, कोई भी एनवायरमेंट में फ्री नहीं रह सकता। तो क्या कोई एटम फ्री नहीं रह सकता? नहीं। इसकी जो डेफिनेशन आएगी आगे, देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझना, जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, एज इट इज ये लाइन दे रखी है, और इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का। ठीक है, करेक्ट है, और उसमें सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की। ठीक है, मे एंड मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सारे एटम्स यानी जितने भी एटम्स है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। करेक्ट है आपकी बात, मॉलिक्यूल्स स्वतंत्र रूप से रह सकते बट एटम नहीं रह सकते। बट इसमें अपवाद है, अगर केमिस्ट्री में अपवाद नहीं हो, एक्सेप्शन नहीं हो, तो फिर केमिस्ट्री का मजा ही क्या, फिर तो सीधा सीधा पढ़ लो, हर जगह आपको अपवाद मिलते जाएंगे, है ना, एक्सेप्शन मिलते जाएंगे। तो इसमें हमारा जो अपवाद है वो ये है कि एटम्स इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, यानी वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, सिर्फ 6 एटम्स को छोड़ के। कौन से वो 6 एटम है? वो है आपकी नोबल गैस या इनर्ट गैसेस को हम कहते हैं। नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट लिए हुए होती है। कौन सी गैसेस है वो देखिए, वो है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडोन। जो 18 नंबर ग्रुप होता है सबसे लास्ट में साइड में 18 नंबर ग्रुप होता है आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, उसमें ये गैसेस होती है। ये गैसेस जो होती हैं इन सब में, हीलियम में आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाकी इन सब के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉरी, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए वो स्थायी होते हैं, इसलिए उनको किसी भी एटम से जुड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा ही कि इनमें से कौन सा मोनो एटॉमिक है, तो यानी जो एक एटम में रह सकता है। तो इनमें ये जितने भी ऑप्शंस आएंगे उसमें डेफिनेटली एक आपको इनर्ट गैस या ये नोबल गैस है, इनमें एक एग्जांपल इसका फिट कर देते हैं, यानी 3 ऑप्शन वो अलग पीरियोडिक टेबल का कोई भी दे देंगे और एक इसका दे देंगे। कौन सा मोनो एटॉमिक है? तो मोनो एटॉमिक ये है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि जो इनर्ट गैस है, जो नोबल गैस है, वो सारी की सारी कौन सी गैसें हैं? वो सारी की सारी स्थायी गैसें। और हाँ, ये गैसेस है सारी, है ये सारी गैसेस फॉर्म में, न ठोस है न लिक्विड है, गैसेस फॉर्म में। डन। तो अब मैं आपके सामने ही लेकर आई हूँ ये पॉइंट जो एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है, जो कथन कारण या कहीं पर भी आपके फिट करके एग्जामिनर दे सकता है। तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का। डन, ये आपको पता चल गया। इसके साथ ही मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी वह एनवायरमेंट में फ्रीली रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। नहीं कौन से? आवर्त सारणी के सारे एलिमेंट फ्री नहीं, कोई फ्री नहीं रह सकते एनवायरमेंट में, है ना, इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। सिर्फ 6 अपवाद ऐसे हैं, 6 गैसेज ऐसी है जो एनवायरमेंट में इंडिपेंडेंटली यानी एक एटम के फॉर्म में रहती है। बाकी कोई भी जो एलिमेंट है वो एक एटम के फॉर्म में नहीं रहता। उन्हीं 6 गैसेस की वजह से ये सेंटेंस बना है, मे और मे नॉट रह भी सकती, नहीं भी रह सकती। तो ये सारे पे अप्लाई नहीं होता, मोस्टली सब पे होता है, 6 गैसेस को छोड़ के, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मे और मे नॉट आया। डन। अब मॉलिक्यूल में स्मॉलेस्ट पार्टिकुलर सब्सटेंस का जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, डेफिनेटली सारे मॉलिक्यूल एनवायरमेंट में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर एटम केमिकली बॉन्डेड, यानी एक से ज्यादा एटम्स मिलकर वो केमिकली बॉन्डेड होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, ये अपने हो गया। अब हम आते हैं कुछ लॉस पे। हमने अभी तक एटम और मॉलिक्यूल अच्छे से रीड कर लिया है, आपने आई होप अच्छे से समझ भी लिया है कि एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड होते क्या है। आपने अपना बेसिक यहाँ स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब हम वापस चलते हैं साइंटिस्ट पे। तो देखिए, जब स्टार्टिंग में महर्षि कणाद ने कण बताया, ल्यूसिपस ने, डेमोक्रिटस ने बताया कि इसको एटम नाम दिया इंडिविजिबल पार्टिकल को, क्योंकि एटम एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। उसके बाद कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने तत्व से यौगिक बने, उन रिएक्शंस को देखा, यानी एलिमेंट से कंपाउंड बनते हुए। जैसे मैंने आपको बताया H2 + O2, H2O बन रहा है, एलिमेंट है H2O2 और H2O कंपाउंड है, यानी एलिमेंट से कंपाउंड बना है। और उन्होंने उस रिएक्शन में
कुछ नियम दिए, कुछ लॉज दिए। उन लॉज को हम क्या कहते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये रासायनिक संयोजन के नियम भी कहलाते हैं हिंदी में। किसने दिए? लावाइसर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने किए। यहाँ लावाइसर की जगह लावाशियर भी आता है, लावाशियर, है ना, ये नाम भी आता है। जोसेफ एल प्राउस्ट, इन्होंने ये दो नियम दिए। क्या नियम दिए? फर्स्ट नियम इन्होंने दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इन्होंने बोला when a chemical reaction is completed there is no change in mass। उन्होंने बोला कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके मास में कोई चेंजेस नहीं होता। क्या? उन्होंने बोला कि जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है और उसके जो प्रोडक्ट है उनका जो मास होता है ना, उनका जो द्रव्यमान होता है वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद इक्वल होता है। यानी हम मास को नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी मास ना तो ये द्रव्यमान ना तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न हो सकता है ना ही नष्ट हो सकता है। कैसे? जैसे ये Zn है, HCl है, ZnCl2 बना, H2 बना। याद रखना जितने भी एसिड होते हैं ना, HCl है, H2SO4 है, HNO3, जितने भी एसिटिक एसिड है वो सारी जो मेटल से क्रिया करते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन में भी आपको देखने को मिलेगी कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो आपको एक तो सॉल्ट देते हैं, ऊपर से क्या साथ में क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो रिएक्शन है आपके सामने एसिड की और मेटल की रिएक्शन करवाई, उसमें आपने मेटल जो लिया है, जिंक जो मेटल है 6.5 ग्राम है, एसिड जो है वो 7.3 ग्राम है। आपको मिला क्या? सॉल्ट मिला है ZnCl2 जिसका वेट ये है 13.6 और हाइड्रोजन गैस मिली जिसका वेट ये है। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 13.678 ग्राम। ठीक है, फिर इन दोनों को भी आप जोड़ेंगे तो देखिए आपको मिलेगा 6 and 7 13.8 ग्राम। यानी जो रिएक्टेंट का ये जो मास है वो सेम टू सेम मास किसका है? प्रोडक्ट का आया। इसीलिए इन्होंने बोला कि जो ये लॉ है उसमें मास कंजर्व रहता है, यानी संरक्षित रहता है। द्रव्यमान रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद अनचेंज रहता है, सेम टू सेम बना रहता है। ठीक है, अब क्यों रहता है ये इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने ये बताया कि मास इक्वल रहता है। क्यों रहता है ये डाल्टन ने बताया। पहले आप इसको देखिए, फिलहाल यहाँ तक इन्होंने बता दिया। ठीक है, फिर सेकंड साइंटिस्ट ने बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी स्थिर अनुपात का नियम। इसमें इन्होंने क्या कहा? इसमें इन्होंने कहा कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनेड प्रोपोर्शन बाय मास। यानी इन्होंने बोला किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस होता है उसमें जो एलिमेंट्स है उसका जो मास का रेशियो है वो डिफाइनेड प्रोपोर्शन में होता है। कैसे? मैं समझाती हूँ आपको। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर में देखिए आपको पता होगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी हाइड्रोजन का मास क्या है? 1 है, कार्बन का मास क्या है? 12 है, ऑक्सीजन का मास क्या है? 16 है, नाइट्रोजन का मास क्या है? एटॉमिक मास 14 है। एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एटम में जो उसके पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उन सब का मास मिला के जो मास होता है वो उस एटम का मास होता है ना। तो एटॉमिक मास क्या होता है? सबका अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, ये फिक्स होते हैं। इसको हम आगे भी एक बार समझेंगे। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि एटॉमिक मास होते हैं, सबके फिक्स होते हैं। इसकी टेबल में आपको दे दूंगी। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि ये फिक्स रेशियो में होते हैं। कैसे? जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर में क्या है? H2O है, यानी हाइड्रोजन कितना है इसमें? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा 2:2। ये ऑक्सीजन कितना होता है इसमें? 16, यानी इसका जो रेशियो आएगा 1:8 का रेशियो, यानी इनके जो एटॉमिक मास का रेशियो होगा वो 1:8 का होगा। इसकी जगह अगर मैं H2O2 बना दूं, देखो, है ना, ये अगर मैं H2O2 लिख दूं तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? 2:2 क्या हो जाएगा? ये तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1, तो ये 2 हो गया। ऑक्सीजन का क्या होता है? 16, तो 16 के 2 मॉलिक्यूल, तो 16 + 16 कितना हो जाएंगे? 32। अब इसको आप काटो, देखो क्या होगा? 1:16। यानी देखो अगर इसका मास चेंज हो गया यानी इसका कंपाउंड भी चेंज हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम कंपाउंड चेंज कर रहे हैं, यानी ये एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया, अगर हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड बना दिया वाटर की जगह, तो इसका जो मास रेशियो भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है हर एक एलिमेंट के कंपाउंड के लिए, हर एक सब्सटेंस के लिए, देखो हर एक सब्सटेंस के लिए जो उसके एलिमेंट्स हैं उनका जो मास का रेशियो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में होता है और डिफाइनेड प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये यहाँ तक इन्होंने क्या किया? नियम तो इन्होंने दे दिए, ठीक है, इसके बाद इसका डिफाइन नहीं किया, यानी उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो यहाँ पर आया डाल्टन। डाल्टन ने क्या किया? एक थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी, और उसमें उन्होंने एटम को थोड़ा डिस्क्राइब किया। उससे क्या हुआ? उससे इन नियमों की भी व्याख्या हुई। जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम थे, कौन से नियम थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया एटॉमिक थ्योरी के थ्रू। क्या थ्योरी थी उनकी? उनकी थ्योरी थी कि जितने भी पदार्थ हैं
ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ है वो एटम से मिलकर बने होते हैं। डन। उसके बाद इन्होंने बोला एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड इंडिविजिबल पार्टिकल, जो कि पहले से पता था कि सबसे स्मॉल है और इंडिविजिबल है। उसके साथ इन्होंने बोला दे नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी उनको ना तो नष्ट किया जा सकता ना पैदा किया जा सकता केमिकल रिएक्शन में। जितने रिएक्टेंट के एटम्स होंगे उतने ही कितने उसके एटम होंगे, प्रोडक्ट के एटम होंगे। ये कौन से लॉ को बता रहा है कि मास कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ बता रहा है। क्या बता रहा है ये कि जैसे ये रिएक्शन थी Zn प्लस HCl था, ठीक है, इससे क्या बन रहा था Zn Cl2 प्लस H2। डन। यहाँ पर देखो एक Zn है, यहाँ दो, इसको रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है ना। यहाँ दो, एक Zn है, इधर एक Zn बचा, यहाँ दो H हो गए तो यहाँ दो H2 दो H हो गए, यहाँ दो Cl हो गए, ये दो लिखा हुआ तो यहाँ दो Cl हो गए। तो कहने का मतलब है कि हमने रिएक्शन के पहले जितने एटम्स होते हैं ना, ये आप रिएक्शन में अगर एक Zn लोगे और दो HCl होंगे तभी ये कंपाउंड बनेंगे, अगर बनेंगे ही नहीं। आप रिएक्शन में एक मोल Zn लोगे, दो मोल HCl लोगे, तभी ZnCl2 प्लस H2 बनेगा। और ये जो एटम्स है वो सेम टू सेम रहेंगे, यानी एटम्स यहाँ सेम रहेंगे तो उसका मास भी सेम रहेगा। जब एटम ना तो क्रिएट हो रहे हैं ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मीन्स एटम एक रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम टू सेम रह रहे हैं, तो उसका मास भी सेम रह रहा है। ये उस नियम की व्याख्या कर रहा है, किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। उसकी व्याख्या कौन सा कर रहा है, ये वाला पॉइंट कर रहा है डाल्टन का। डन। ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड और फोर्थ पॉइंट, इसको समझना आप अच्छे से। इसमें लिखा हुआ है कि ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव द सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी अगर कोई एलिमेंट H2 है या O2 है, अब इसके दो जो एटम बनेंगे वो HH बनेंगे, इसके जो दो एटम बनेंगे वो O बनेंगे। अब इन्होंने इंडिविजुअल बात की, इन्होंने बोला अगर कोई एलिमेंट है उसके दो एटम, या ये एटम या चाहे ये एटम, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, इसका जो मास होगा, इसके जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम टू सेम होगी। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी वो H2 की रो इसकी है, और इनके जो मास होंगे वो भी सेम टू सेम होंगे। इसका एक है तो इसका भी एक है, करेक्ट है। बट अगर एटम्स डिफरेंट हो, यानी अगर ये एटम हो वो डिफरेंट एलिमेंट के हो, तो इनके मास और इसके जो केमिकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट होगी। मीन्स अगर मैं कह रही हूँ कि H2 है और O2 है, अब मैं इसका एलिमेंट ले रही हूँ H और इसका एलिमेंट ले रही हूँ O, जबकि पहले मैं बात करी थी सेपरेट H2 मॉलिक्यूल्स के एटम की और सेपरेट O2 मॉलिक्यूल्स के एटम की, उनके सेम टू सेम थे। बट यहाँ पर अगर मैं H2 मॉलिक्यूल ले रही हूँ, एलिमेंट ले रही हूँ, तो इसका एटम ये और O2 का एटम ये, अभी डिफरेंट एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो इसके एटम्स भी डिफरेंट है। अब इनमें अगर कंपेरिजन करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो अलग है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अलग है, हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। तो ये पॉइंट बता रहा है कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो अलग अलग प्रॉपर्टी और अलग अलग एटॉमिक मास रखेंगे। डन। उसके बाद लास्ट में आ रहा है परमाणु, यानी जो एटम्स होते हैं वो सरल पूर्णांक अनुपात में एक दूसरे से संयोजित होकर कंपाउंड बनाते हैं, यानी एटम्स कंबाइंड विद ईच अदर इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म ए कंपाउंड। जैसे कि एटम है, इन्होंने H2O बनाया, इसमें जो H2O बनाया, तो इसमें जो एटम है वो 2 है, इसमें जो एटम है वो 1 है। अगर यही मैं कह दूं H2O2 बनाया, तो इसमें भी 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम है, तो इसका सिंपल रेशियो 1:1 का हो जाएगा। अगर मैं CO2 लूं तो इसमें एक एटम है और इसका ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो इसमें ये बता रहा है कि जो एटम होते हैं वो जो कंपाउंड बना रहे हैं, ये जो कंपाउंड बना रहे हैं, ये सारे कंपाउंड है यहाँ पर, ये जो कंपाउंड बनाते हैं तो एटम का जो रेशियो होता है वो होल नंबर्स में होता है। ये हमको डिफाइन किसको कर रहा है, ये कर रहा है स्थिर अनुपात का जो नियम था, जो मास का फिक्स रेशियो होता है उसको डिफाइन कर रहा है। क्योंकि जब नंबर्स ऑफ एटम फिक्स होंगे तो मास का भी रेशियो फिक्स ही आएगा। जब एटम्स का रेशियो फिक्स होगा तो मास का रेशियो भी फिक्स होगा। तो वो ये जो पॉइंट है ये डिफाइन कर रहा है सेकंड वाले लॉ को। तो जो डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने थ्योरी निकाली, एटम्स को डिस्क्राइब किया, जिससे उन लॉज की एक्सप्लेनेशन हुई, उन नियमों की व्याख्या हुई। ठीक है, डन, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम चलते हैं हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर पे। तो अभी तक मैंने आपको एटम और मॉलिक्यूल का सिंपल इंट्रो दिया था, वो बहुत अच्छे से इसलिए दिया ताकि ये जो पूरा चैप्टर है इन्हीं बेसिक जो पॉइंट्स है इन पे डिपेंड करेगा, इन्हीं पे आगे आपके फॉर्मूले, इन्हीं पे आगे आपके सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इसलिए उनको समझना बहुत जरूरी था। अब हम फटाफट से देखते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होते हैं। तो देखिए, मैटर आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, ठोस कुछ भी हो सकता है, उसको मैटर कहते हैं। अपने अराउंड जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर में इंक्लूड होती है। मैटर 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट,
यानी प्योर सब्सटेंस में एक ही प्रकार के सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जबकि जो इम्प्योर होंगे उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के सब्सटेंस होंगे। एक ही प्रकार के सब्सटेंस जैसे कि अगर उसमें हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन, एक ही प्रकार के सब्सटेंस। अगर उसमें H2O है तो एक ही प्रकार के H2O, 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 सॉरी H2O, H2O, एक ही प्रकार के सब्सटेंस। H2O है, वाटर है अगर, तो सिर्फ वाटर में H2O, H2O, H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर कोई गैस है हाइड्रोजन, यानी ओनली H2O, 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 H2 प्रेजेंट होंगे, यानी एक ही प्रकार का सब्सटेंस होगा। प्योर सब्सटेंस में एक ही प्रकार का सब्सटेंस होगा, जैसे कि एलिमेंट है और कंपाउंड है। आपको पता है एलिमेंट है ये वाला और ये वाला कंपाउंड है। आपने जैसे तो देख रखा है एलिमेंट कंपाउंड, मैंने आपको बता रखा है क्या है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन दी है एलिमेंट कंपाउंड की। क्या दी है कि एलिमेंट को इन्होंने बोला कैन नॉट डिवाइड बी सिंपलर सब्सटेंस, यानी एलिमेंट को सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता। तो अब यहाँ आप कंफ्यूज हो गए, सिंपलर सब्सटेंस में क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? भाई H2 है, उसको तोड़े तो H+H बन रहा है और सिंपल फॉर्म में टूट रहे हैं। बट यहाँ इसका मीनिंग ये नहीं है, यहाँ इसका मीनिंग है कि इससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, वो सेम टू सेम सब्सटेंस बन रहा है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि उसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता, उसको कोई दूसरे सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता। अगर तोड़ेंगे तो सेम H2H एटम में मिलेंगे, सॉरी, उस एटम की केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम H2 जैसी होगी, इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम H2 की जैसी होगी। तो सिंपल सब्सटेंस में हम इसको नहीं तोड़ सकते, बट कंपाउंड को तोड़ सकते हैं, ठीक है। बट अगर कंपाउंड की बात करें कि H2+O2 से मिलकर बन रहा है, क्या बन रहा है? H2O। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको अपन तोड़ रहे हैं तो H2 और O2 बनता है। तो क्या हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी वो H2 की नहीं है, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी वो H2 की नहीं है, H2 की तो बिल्कुल दूसरी प्रॉपर्टी बन जा रही है। तो कंपाउंड्स को हम आगे तोड़ सकते हैं, बट इसको नहीं तोड़ सकते। किसको? एलिमेंट को। एलिमेंट को क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि अगर तोड़ोगे तो वो सेम ही एटम मिलेंगे, उसकी प्रॉपर्टी तो सेम ही उस एलिमेंट की जैसी होगी, तो उससे कोई नया सब्सटेंस तो बन नहीं रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं कि कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। और कंपाउंड क्या होता है? मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ये एलिमेंट्स दो अलग एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं और इसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जा सकता है। अब हम आते हैं मिक्सचर पे, ठीक है। मिक्सचर क्या देख लेते हैं। मिक्सचर होता है मोर देन वन सब्सटेंस। देखो जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि अगर H2 है तो H2 ही है, H2 ही, H2 ही है। अगर H2O है, कंपाउंड है अगर, तो H2O, H2O, H2O है ना, यही मिलकर बने होते हैं। बट अगर मिक्सचर है तो इसमें क्या है? H2O एंड H2, दो अलग अलग सब्सटेंस हैं यहाँ पर, है ना। सेम टू सेम सब्सटेंस रिपीट नहीं हो रहा है इसमें दो अलग अलग सब्सटेंस होंगे, वो मिक्सचर होगा। तो मिक्सचर की सीधी सी डेफिनेशन है दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर जो बनता है वो मिक्सचर होता है। अब आप सोचेंगे एयर है, आप सोचेंगे मिल्क है, और सोचेंगे आप सुगर सोल्यूशन है, आप पानी में नमक मिला देंगे, कोई भी दो सब्सटेंस को आप मिला दो मिक्सचर बन जाएगा। तो मिक्सचर बेसिकली क्या है? दो सब्सटेंस मिला दो वो मिक्सचर बन जाता है। मिल्क भी मिक्सचर है। कैसे है कि मिल्क में प्रोटीन होता है, फैट होता है और वाटर भी होता है, तो वो क्या हो गया? सबस्टेंस मिक्सचर हो गया, सॉरी। और एयर है, एयर में खूब सारी गैसेज है, एक गैस तो होती नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तो उसमें मोर देन वन सब्सटेंस हो गए, तो वो भी क्या? मिक्सचर है। तो पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका कि जिसमें एक सब्सटेंस हो वो तो क्या हो जाएगा? वो प्योर सब्सटेंस है हो जाएगा, और जिसमें मोर देन टू है, टू या मोर देन टू है, तो उसमें क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है, डन। मिक्सचर में दो टाइप आते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं वो होते हैं सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। इसको सिंपली एक बार हम ऐसे समझते हैं कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, जो सोल्यूशन होते हैं, उसमें केवल एक फेज होती है। मैटर की तीन फेज होती है, कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और कौन सी होती है? गैस, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर जो होंगे उसमें दो सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद वो एक ही फेज में आ जाएंगे, यानी दो सब्सटेंस चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उनको अगर मिक्स कर दोगे तो वो एक ही फेज में, या तो वो सॉलिड में आ जाएंगे, वो लिक्विड में आ जाएंगे, वो गैस में आ जाएंगे, यानी एक ही फॉर्म में आ जाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एयर ही होता है। जो एयर है उसमें सारी गैसेस है और वो स्प्रेड हो रखी होती है पर्टिकुलर। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर का परफेक्ट एग्जाम्पल एयर भी होता है। याद रखना, एयर इज द होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ये हेटेरोजेनियस नहीं है, होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें सारी गैस ही होती है। बट अगर मैं फॉग की बात करूं, है ना, तो फॉग क्या? हेटेरोजेनियस है, क्योंकि उसमें गैस के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी है, दो फेजेस है उसमें, है ना। तो अगर एक फेज है तो वो कौन सा है? वो होमोजेनियस मिक्सचर है। उसमें दो फेज है तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? दो फेज होती है। दो फेज कोई भी हो सकती है, सॉलिड गैस हो सकती है, लिक्विड गैस हो सकती है, कोई भी फेज हो सकती है दो। जबकि होमोजेनियस में एक ही फेज होगी, यानी दो अलग अलग सब्सटेंस को जब आप मिला दोगे, जैसे कि पानी की ग्लास में अगर आपने चीनी ली, उसको परफेक्टली मिला दिया पर्टिकुलर, और दोनों लिक्विड फॉर्म में, चीनी दिख नहीं रही है आपको, छानने से छन नहीं रही है, तो वो क्या? होमोजेनियस मिक्सचर है। उसमें वो दोनों के दोनों जो फेज थे, दोनों के दोनों सब्सटेंस थे, वो एक ही फेज में आ गए, लिक्विड फेज में। तो होमोजेनियस मिक्सचर में एक फेज होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में दो फेज हो सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक हमने भी समझ लिया। अब हम इसको आगे थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इसलिए फास्ट फास्ट ले लेते हैं एक बार। वन काइंड ऑफ एलिमेंट होता है, वन काइंड ऑफ एटम होता है एलिमेंट में, करेक्ट है। इसमें 2 और मोर एलिमेंट होते हैं। देन कैन नॉट बी ब्रोकन केमिकली, इसको हम तोड़ नहीं सकते, जबकि इसको हम तोड़ सकते हैं, करेक्ट है। केमिकली तोड़ सकते हैं, याद रखना, सिंपली नहीं तोड़ सकते आप। वाटर को केमिकली ट्रीट करके इलेक्ट्रोलाइसिस करा के H2O में तोड़ सकते हो, सिंपली नहीं तोड़ सकते आप उसको, ठीक। अब इनके सिंबल्स होते हैं, जैसे FeO है, और इसके फॉर्मूला होते हैं H2O, और ये दोनों हमारे कोर्स में सिंबल भी है, फॉर्मूला भी है। अब देखो, अब आपका नाम आ रहा है तो अब आपको समझ में आ रहा है कि सिंबल्स एलिमेंट के हैं, फॉर्मूला कंपाउंड के है ना। अब आपको ये समझ में आ रहा है, जैसे जैसे छोटे छोटे वर्ड है, बट इनको समझेंगे तब, जब इसकी बेसिक को, जड़ को आप समझोगे, तभी आप इनको समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो एक नया वर्ड आया यहाँ पर, एटॉमिसिटी, यानी परमाणुकता। हिंदी में इसको कहते हैं हम परमाणुकता। तो एटॉमिसिटी यानी परमाणुकता बेसिकली होता क्या है कि कोई भी एटम एनवायरनमेंट में बेसिकली रहता है किस तरह से, वो उसकी एटॉमिसिटी है। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी है, इसको ध्यान रखना आप। कैसे, जैसे सबसे पहले तो मैं अगर सिंपल चीजें लूँ कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 2 एटम्स के फॉर्म में रहता है, एटॉमिसिटी 2 है। ऑक्सीजन है तो 2 है, ओजोन है तो 3 है, करेक्ट है। मैं एक नया पेपर ले लेती हूँ। देखिए ऑक्सीजन है तो ऑटोमिसिटी क्या है, 2 है। ओजोन है तो ऑटोमिसिटी क्या है, 3 है। इसके अलावा जैसे फास्फोरस है, P4 फॉर्म में रहता है, तो ऑटोमिसिटी क्या 4 है। S8 सल्फर 8 के फॉर्म में रहता है, ऑटोमिसिटी क्या है 8 है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन है, ऑटोमिसिटी क्या है 2 है। और ऑर्गन है, ऑर्गन आपको पता है इनर्ट गैस है, तो ऑटोमिसिटी क्या 1 है, क्योंकि वो सिंगल एटम के फॉर्म में रह सकता है। हीलियम है, एटॉमिसिटी वो भी क्या है, सिंगल फॉर्म में रह सकता है। मैंने आपको 6 गैस बताई थी, हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी क्या है, उसकी एटॉमिसिटी क्या है 1 होती है, क्योंकि वो सिंगल एटम के फॉर्म में एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी मेटल्स होती है उनकी एटॉमिसिटी 1 होती है। मेटल्स मतलब जैसे आयरन है, कॉपर है, सोना है, चांदी है, जी, इन सब की एटॉमिसिटी कितनी होती है 1। कैसे, क्यों होती है, तो उसको याद रखने का तरीका याद रखना कि क्योंकि ये जो होती है लैटिस स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहती है, लैटिस स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहती है, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 1 मानी जाती है। सबसे अच्छा याद रखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। कभी भी कोई रिएक्शन जब आप लिखते हो ना, जैसे आपने लिखा Fe + SO4, क्या बनता है FeSO4, है ना। तो अब इसमें देखो आपने आयरन ये कैसे लिखा है, आपने सिंगल फॉर्म में लिखा है, यानी एटॉमिसिटी 1 है यहाँ पर। देखो H2 + O2, ये क्या बना है H2। तो अब आपने यहाँ H + O नहीं लिखा ना, आपने ये नहीं लिखा ना H2 + O, ऐसे नहीं लिखा ना आपने H2O, ऐसे लिखा, क्योंकि ये इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो कोई भी एलिमेंट जिस फॉर्म में लिखा जाता है वो उसकी एटॉमिसिटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कौन सा, फॉस्फोरस, ओजोन और सल्फर। इसके इतने सारे क्वेश्चन आए हुए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस, सल्फर और ओजोन, फॉस्फोरस की 4, सल्फर की 8 और इसकी 3 एटॉमिसिटी। नेक्स्ट चलते हैं वापस। तो एटॉमिसिटी आप समझ ही गए होंगे कितने होते हैं। अब हम आते हैं एलिमेंट्स के कुछ डिटेलिंग में। जो एलिमेंट्स है, मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी आपकी लिखी हुई चीज है, वो सब एलिमेंट्स है, वो सारी की सारी एलिमेंट में आती है। अब पीरियोडिक टेबल में मेटल्स होती है, नॉन मेटल्स होती है और मेटल हर्ट्स होती है। क्या है पीरियोडिक टेबल में, 2-3 चीजें मैं पीरियोडिक टेबल को आपको बता देती हूँ। और देखिए पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स हैं, मोस्टली जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में होंगे, वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है। फर्स्ट तो ये इधर कर देते हैं, आई होप आपको दिख रहा है ना। सेकंड चीज क्या है कि उसमें 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। यानी कौन कौन से हैं, वो है मरकरी और ब्रोमीन। उसके अलावा तकरीबन 11 गैसेस होती है, 11 गैसेस की फॉर्म में होते हैं। तो याद रखना जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें मोस्टली सॉलिड होंगे, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी है जो थोड़ा रूम टेम्परेचर से एक्सीड करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, बट रूम टेम्परेचर पे फिलहाल ये 2 रहती है। तो ये पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं और वो धातुएं होती है। देखो पीरियोडिक टेबल को हम 3 पार्ट में, एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड।
सबसे पहले हम मेटल देख रहे हैं। मेटल क्या है? मेटल जिसको हम हिंदी में कहते हैं धातुएं, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट गुण है, कुछ कैरेक्टर्स है। क्या क्या है? क्या है? फर्स्ट, मेलिएबल है, यानी अघात वर्धनीय हिंदी में इसको कहते हैं, यानी उसको मेटल को अगर हम पीटते जाए ना, उसको शीट फॉर्म में ला सकते हैं, वो टूटेगी नहीं ऐसी नहीं, वो शीट के फॉर्म में आ जाएगी। लोहा है, उसको गर्म कर करके शीट के फॉर्म में लाया जाता है। सोना है, सुनार जैसे उसके गहने बनाते हैं वो होता है। तो सारी जो मेटल्स होती है ना, उसको वो क्या होती है? मेलिएबल होती है। मेलिएबल मतलब कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, उसकी शीट बनाई जा सकती है, ठीक है। डक्टाइल होती है, यानी कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, उसको वायर की शेप में लाया जा सकता है। लस्टीरियस होती है, चमकदार होती है। सोनोरस होती है, यानी वो साउंड प्रोड्यूस करती है, अगर उसको अपन पीटे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो हीट की गुड कंडक्टर होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की भी गुड कंडक्टर होती है। और सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का? सिल्वर, Ag। उसके बाद कौन सा है? कॉपर। उसके बाद कौन सा है? एल्यूमिनियम। तो ये जो कंडक्टर्स है तीनों, ये सब अच्छे कंडक्टर में माने जाते हैं। सबसे अच्छा कंडक्टर तो हालांकि सिल्वर होता है, पर सिल्वर के तार नहीं लगा सकते ना, चोरी हो जाएंगे, इसलिए लगते हैं कि इसको कॉस्टली भी होते हैं, इसलिए लगते हैं कॉपर के तार लगते हैं। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ऑल्सो, ठीक है ना। उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और मोस्टली सॉलिड होते हैं ना, मैं आपको बताया मोस्टली सॉलिड होते हैं। पर इसका एक अपवाद है, कौन सा? मरकरी। Hg जो है मरकरी, इसको हम क्या कहते हैं? मरकरी। इसका लिखते हैं इसको Hg। Hg जो होता है वो मेटल होते हुए भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। याद रखना, मेटल सारी की सारी सॉलिड होती है। एक ही अपवाद है, मरकरी, जो रूम टेम्परेचर पे किसमें होती है? लिक्विड फॉर्म में। वैसे ही एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में भी नहीं। अगर आपने मरकरी देखी हो ना, तो मैं कैसे बताऊं आपको, ना सॉलिड ना लिक्विड, वो आप उसको हाथ में रखोगे तो ऐसे ऐसे घूमती जाएगी वो बॉल, मरकरी की बॉल। वो ना लिक्विड कह सकते हैं ना सॉलिड कह सकते हैं जैसे, बट वो आती है लिक्विड की कैटेगरी में, ठीक है। तो जो मरकरी होती है वो लिक्विड के फॉर्म में होती है, वो एक अपवाद है इसका, तो इसमें किसका? मेटल में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो अपवाद आई गए यहाँ पर, जो मरकरी है वो लिक्विड मेटल होता है। उसके बाकी के सारी जो मेटल्स होंगे वो क्या होती है? सॉलिड। फिर होती है नॉन मेटल, यानी अधातुएं। उसमें क्या होता है कि भंगुर होती है, यानी इजीली ब्रेक हो जाती है, जबकि वो नहीं होती। कौन सी? धातुएं नहीं होती है, वो शीट के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, मेलिएबल होती है वो। नॉन मेलिएबल होती है, नॉन डक्टाइल होती है और डल होती है। ये जस्ट उसका अपोजिट है। उसका जो धातु होती है, जो मेटल्स होती है, उसका जस्ट अपोजिट होता है। पुअर कंडक्टर होती है किसकी? हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों हो सकती है। सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, जबकि मेटल्स लगभग सारी सॉलिड होती है। इस एक एक्सेप्शन केस है जो कि मरकरी है। डन। अब इसमें भी कुछ अपवाद तो है ही। अब केमिस्ट्री में अपवाद नहीं हो तो मजा ही नहीं आएगा, है ना। तो फर्स्ट अपवाद इसमें क्या है? ब्रोमीन। देखो ये लिक्विड फॉर्म में। जो अधातु थी, जो मेटल थी, धातु थी, वो एक ही थी, मरकरी, जो लिक्विड फॉर्म में थी। सेम एज अधातु एक ही ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में, यानी नॉन मेटल कौन सी है लिक्विड फॉर्म में? वो है ब्रोमीन, ठीक है। फिर ग्रेफाइट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक अपवाद है। जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते, बट ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट कौन सा? जो पेंसिल में लीड होती है अपने डाली हुई, वो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, तो वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये सॉफ्ट, ये जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, लिखा होगा शायद कहीं पे, नहीं लिखा है, हाँ, ये ज्यादा हार्ड नहीं होते नॉन मेटल्स। बट इसमें अपवाद है, कौन सा? डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, मतलब प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? तो डायमंड है, ठीक है। और आयोडीन लस्टीरियस होता है। मैंने आपको ऊपर लिखा है कि जो अधातु होती है वो चमकदार नहीं होती, डल होती है, बट उसका एक अपवाद फिर से कौन सा? आयोडीन। आयोडीन होती है वो चमकदार अधातु होती है, ठीक है। तो ये इसके अपवाद है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे भी। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पॉइंट्स के फॉर्म में। जैसे एक क्वेश्चन लिखा, उसमें 4 पॉइंट लिख दिए और बोलेंगे इसमें से कौन कौन से ट्रू है, 1 and 2, 2 and 3, या 1 2 3 4 सारे, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं उपधातु। तो देखो हमने धातु पढ़ ली, अधातु पढ़ ली, मेटल नॉन मेटल पढ़ ली। अब हमारे मेटलॉइड पे, तो मेटलॉइड बेसिकली क्या चीज है? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। मेटलॉइड में क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों नहीं? क्योंकि एज ए सेमी कंडक्टर इसको यूज किया जाता है ना, इनको एज ए सेमी कंडक्टर भी यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी कंडक्टर का नाम आती है, इन तीनों का नाम आता है। वैसे मेटलॉइड और भी 3 है, टोटल 6 मेटलॉइड्स होते हैं आवत सारणी में। उसके अलावा एक वो नया खोजा वो भी होता है, पर फिलहाल 10 तक के लेवल में बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं, क्योंकि ये एज ए सेमीकंडक्टर भी यूज होते हैं और ये मेटलॉइड का अच्छा उदाहरण है। यानी इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के गुण होते हैं। तो ये नाम याद रखना, क्या नाम है? बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। डन, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं मिक्सचर पे, है ना। अभी तक हमने जो पढ़ा वो प्योर सब्सटेंस थे। अब हमारे मिक्सचर, जिसमें हमने पढ़ा था सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। हमने देखा था कि जो मिक्सचर था, ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड था। एक तो होमोजेनस था, एक हेटेरोजेनस था। होमोजेनस जिसको हम कहते थे समांगी मिश्रण, है ना,
हेटेरोजीनस जिसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण हिंदी में, हेटेरोजीनस, इसमें एक ही फेज बन जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है सॉल्यूशंस। जितने भी सॉल्यूशन है वो होमोजेनस समांगी मिश्रण है, होमोजेनस। इसके अलावा एयर एक होमोजेनस मिक्सचर, याद रखना ये बहुत अच्छा एग्जांपल है और इसके क्वेश्चन बनते हैं। यानी एयर क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है ना, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आरएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, अब इसमें जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है और इसको मिला के बनता है क्या है, सोल्यूशन। सोल्यूशन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, पूरा सोल्यूशन नहीं लिख के SOL और ऊपर N कर देती हूँ ना, ये शॉर्ट फॉर्म सोल्यूशन का। जो सॉल्वेंट है उसको हिंदी में हम कहते हैं विलायक, सोल्यूट को हम हिंदी में कहते हैं विलेय और सॉल्यूशन को कहते हैं विलयन। ये हिंदी नाम भी मैं साथ साथ बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब जो सॉल्वेंट है जैसे पानी है, जल जो है वो विलायक होता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। सोल्यूट समझ लीजिए शुगर है, ठीक है, उसको आपने घोला तो विलयन बन गया सॉल्यूशन। तो जो जल है यानी जो अमाउंट पे बहुत ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, जो अमाउंट पे बहुत कम होता है उसको हम कहते हैं सोल्यूट, उससे मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है कि जैसे एक वाटर ग्लास लिया आपने इसमें और आपने इसमें चीनी घोली, तो ये चीनी है ना पर्टिकुलर समांगी मिश्रण बनाएगी, यानी एक पर्टिकुलर इस तरह बनाएगी, एकदम परफेक्ट समांगी मिश्रण बनाएगी, यानी इसके जो मॉलिक्यूल है परफेक्टली अरेंज हो जाएंगे इसमें और वो भी लिक्विड के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो इसको हम सोल्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है और इसको अगर अपन किसी फिल्टर पेपर से छाने तो पूरा का पूरा चला जाएगा, यानी इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम अलग नहीं कर सकते। जबकि जो विषमांगी मिश्रण जो होगा ना उसमें सोल्यूट और सॉल्यूशन को कुछ मेथड्स के द्वारा अलग किया जा सकता है, जबकि जो समांगी मिश्रण यानी होमोजेनस मिक्सचर में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है यानी जो ये विलायक और विलेय है इसको किसी भी तरह से हम अलग नहीं कर सकते। ये एक दूसरे में मिल गए, घुल गए तो घुल गए, फिर उसको अलग नहीं किया जा सकता। जबकि विषमांगी मिश्रण में जैसे ये सॉलिड फॉर्म में है ना, ये सोल्यूट शुगर वो सॉलिड फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है और इससे बना क्या, इससे बना सॉल्यूशन, यानी लिक्विड में सॉलिड पूरी तरह डिसॉल्व हो गया, पूरी तरह से परफेक्टली उस अणुओं में वो शिफ्ट हो गया और उन्होंने समांगी मिश्रण बना दिया। यानी अब वो छानोगे तो उससे छन नहीं पाएगा क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है घुलने के बाद इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा आ गया, जो फिल्टर पेपर के थ्रू या किसी भी तरीके से उनको अलग नहीं किया जा सकता। फिल्टर पेपर से भी पास आउट हो जाएंगे वो और उनको अलग नहीं कर सकते। जबकि जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है ना उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है उनको अलग किया जा सकता है, ये बेसिकली डिफरेंस होता है। अब जो इसमें जो हेटेरोजेनस मिक्सचर है उसमें दो टाइप होते हैं, कौन से, एक तो कोलाइड और एक सस्पेंशन। इनके जो साइज है, साइज के डिफरेंस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। किसकी जो मिक्सचर ये बन रहा है उसकी जो पार्टिकल की साइज है मिक्सचर के उसके आधार पर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, देखो फर्स्ट है ये सॉल्यूशन, फिर है कोलाइड, फिर है सस्पेंशन। ये जो है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है और ये होमोजेनस मिक्सचर है। ये होमोजेनस है, ये हेटेरोजेनस है, दोनों डन। ठीक है, अब इसके पार्टिकल की साइज देखते हैं कि पार्टिकल की साइज अगर 1 नैनोमीटर से कम है, 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर है ना, 1 नैनोमीटर से अगर कम है तो वो सॉल्यूशन है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बिटवीन है तो वो कोलाइड है और 1000 नैनोमीटर से अगर ज्यादा है तो वो क्या है, वो सस्पेंशन है। ठीक है, ये 3 टाइप हो गए किसके साइज के अकॉर्डिंग। तो इसको तो क्या हम फिल्टर पेपर से आराम से छान के अलग कर सकते हैं। जैसे आप पानी में मिट्टी घोल दो, थोड़ी सी घुलेगी, बाकी बिल्कुल अलग हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। फिल्टर पेपर से छानोगे तो मिट्टी ऊपर आ जाएगी, पानी अलग आ जाएगा। तो ये एक तरह से क्या है, ये सस्पेंशन होता है ना। उसके पार्टिकल की साइज बहुत बड़ी होती है सोल्यूट के, इसमें सोल्यूट के पार्टिकल की साइज थोड़ी छोटी होती है, इसमें बहुत ही छोटी होती है। ये साइज अंतर होता है ना। ठीक है, फिर है विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल। हम इसको भी नहीं देख सकते, इसको भी नहीं देख सकते, बट इसको देख सकते हैं। अगर कांच की ग्लास में आप मिट्टी को डाल के हिलाओ या चौक के पाउडर को डाल दो पानी में हिलाओ तो आपको पार्टिकल्स दिखेंगे, वो विजिबल होते हैं, जबकि कोलाइड में भी नहीं होते और सॉल्यूशन में भी नहीं होते। ठीक है, टिंडल इफेक्ट ये नहीं दर्शाते कौन से सॉल्यूशन के, बट कोलाइड के और सस्पेंशन के दिखाते। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, टिंडल इफेक्ट होता है कि आपने देखा होगा कि जब रोशनी होती सूरज की, कहीं पे थोड़ी सी रोशनी आ रही होती है तो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं आपको हवा में, या आप कोई दरी को झाड़ रहे होते हो तो भी आपको सनलाइट में छोटे छोटे पार्टिकल दिखेंगे। वो जो पार्टिकल दिखते हैं वो पार्टिकल टिंडल इफेक्ट के कारण दिखते हैं। इसमें क्या होता है टिंडल इफेक्ट में कि जब कहीं से सनलाइट आती है तो जैसे ये कोलाइड है, कोलाइड में क्या होता है, छोटे छोटे हैं कण होते हैं। ठीक है, उसमें थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो सनलाइट आ रही है वो इस पार्टिकल से टकरा कर स्कैटर हो जाती है, यानी फैल जाती है। इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यानी किसी भी सनलाइट का कोलाइड या सस्पेंस के पार्टिकल से टकरा कर, है ना, किसी पार्टिकल से टकरा कर स्कैटर हो जाना, प्रकीर्णित हो जाना, यानी फैल जाना, वो टिंडल इफेक्ट होता है। इससे होता है कि इससे हमको ये सनलाइट का पाथ दिखने लगता है,
ये जब स्कैटर होती है ना तो ये लाइट हमको दिखाई देने लगती है, इसका पाथ विजिबल हो जाता है, ये होता है टिंडल इफेक्ट। अब क्योंकि इसके पार्टिकल्स तो बिल्कुल छोटे हैं तो इसके टकरा कर स्कैटर होते ही नहीं, जबकि इनके थोड़े बड़े होते हैं, तो ये टिंडल इफेक्ट दर्शाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कौन टिंडल इफेक्ट दर्शा रहा है, कोलाइड दर्शाता है, सस्पेंशन दर्शा रहा है, बट ये सोल्यूशन नहीं बता रहा, नहीं दिखाता है ना। फिर ये फिल्ट्रेशन कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, नहीं हो सकता, ये ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होता, बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हो सकता है, ठीक है। और ये सिंपल फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट हो जाता है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं तो सिंपल फिल्ट्रेशन से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर होता है सेंडिमेंटेशन, यानी तलटे में जमना कोई भी चीज का, उसको सेंडिमेंटेशन कहते हैं। यानी डू नॉट सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं होती क्योंकि होमोजेनस पिक्चर है, ये भी सेटल डाउन नहीं होती क्योंकि इसका जो साइज है वो सस्पेंशन से छोटा है बट सॉल्यूशन से बड़ा है, फिर भी स्टिल वो छोटा ही है, ठीक है। एंड सेटल डाउन एट ऑन स्टैंडिंग, यानी अगर सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब हम छोड़ दें, यानी उसको डिस्टर्ब ना करें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, सेंडिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, देखो सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये प्योर सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। फिर मिल्क, फोग, स्मोक, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इन एग्जांपल्स को आप नेग्लेक्ट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क, फॉग और स्मोक ये कोलाइड्स होते हैं ना, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मिल्क क्या है, कोलाइड है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आया, फोग क्या है, कोलाइड है, स्मोक क्या कोलाइड है। अब मडी वाटर, चॉक इन वाटर, ये क्या है, ये है सस्पेंशन, तो कोलाइड के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। सॉल्यूशन कौन सा, इसके क्वेश्चन कम आते हैं, सस्पेंशन के क्वेश्चन कम आते हैं, कोलाइड कौन कौन से, इसके क्वेश्चन ज्यादा, ठीक है। अब इसको आगे और थोड़ा समझते हैं अपन, ठीक है। आगे मैंने लिया आपको सोल्यूशन, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनने के चांसेस है, और थोड़ा आगे समझने के हिसाब से भी मैंने लिखा है कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, डायलेक्ट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। मैंने आपको बताया सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, है ना, मिलकर क्या बना रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं। देन अब मैंने आपको बोला कि जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ज्यादा होता है मतलब मात्रा में, सोल्यूट कम मात्रा में होता है और उससे सॉल्वेंट बनता है। अब कंसंट्रेट सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब दिमाग में आते आपके दिमाग में आएगा कि सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा सोल्यूट डाले हुए। डाइल्यूट मतलब जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो और सोल्यूट की कम हो, वो सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। और जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो, सॉल्वेंट की कम हो, वो सोल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। सिंपल सी चीज है कंसंट्रेट डाइल्यूट समझने का तरीका। डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा, ठीक है, कंसंट्रेट मतलब उसमें पानी कम है, और जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, जो एलिमेंट है वो ज्यादा है उसमें, ठीक है। तो समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। डाइल्यूट आते आपके दिमाग में आना चाहिए पानी ज्यादा उसमें, कंसंट्रेट मतलब उसमें पानी कम है, सोल्यूट ज्यादा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। डन। नेक्स्ट चलते अपन, नेक्स्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड क्या होता है कि जैसे एक पानी है ना, ये यहाँ तक पानी भरा, अब इसमें मैंने शुगर मिलाया, क्या मिलाया, शुगर, तो आप नोटिस करेंगे कि 1 चम्मच शुगर मिलाया, घुल गया, दूसरा चम्मच शुगर मिलाया, घुल गया, तीसरा चम्मच शुगर मिलाया, घुल गया। उसके बाद अगर उसी पानी में अगर आप चौथा चम्मच शुगर मिलाने की कोशिश करेंगे, फिर वो नहीं घुलेगा। तो जब आप उसमें शुगर मिला रहे हो तो एक पॉइंट पर वो शुगर मिलता जा रहा है, और एक पॉइंट के बाद उसमें शुगर मिलना बंद हो जाता है, वो पॉइंट होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कंटेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व एट द गिवन टेम्परेचर, यानी किसी भी सॉल्वेंट में एक गिवन टेम्परेचर पे वो मैक्सिमम अमाउंट, एक मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का मिला देते हैं, उसके बाद हम और नहीं मिला सकते क्योंकि वो और घुलेगा ही नहीं उसमें, वो होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट हमने जितना उसमें मिल सकता है उतना मिला दिया, उससे ज्यादा मिलाओगे तो घुलेगा ही नहीं, वो है सैचुरेटेड सोल्यूशन। और सेम एज अनसैचुरेटेड मतलब उसमें और स्कोप है भी डालने का, यानी जो मैक्सिमम अमाउंट है उससे थोड़ा कम अमाउंट उसमें अनसैचुरेटेड है, वो सैचुरेटेड नहीं हुआ है। हिंदी में इसको हम कहते हैं संतृप्त सोल्यूशन, है ना, संतृप्त, संतृप्त उसको कहते हैं असंतृप्त, ठीक है। असंतृप्त सोल्यूशन और संतृप्त सोल्यूशन, संतृप्त मतलब तृप्त है वो, उसको और नहीं चाहिए, असंतृप्त मतलब अभी उसमें स्कोप है और डाल सकते हो आप सोल्यूट, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट सोल्यूशन के एग्जांपल्स देखो। सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आपको पता है ये सोल्यूशन का एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आया हुआ एक एग्जाम में, इसलिए मैंने लिया है। सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नॉन एज ए टिंचर, टिंचर ऑफ आयोडीन। अब याद रखना टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या होता है, जो आयोडीन होता है वो सॉलिड होता है और सोल्यूट के फॉर्म में होता है, और जो एल्कोहल होता है वो लिक्विड होता है और सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है। यानी हम जो बोलते हैं ना सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, इससे बन रहा है ना, हाँ, ये बोल रहे हैं ना, तो इसमें ये जो सॉल्वेंट है वो एल्कोहल है, OH को शो करते हैं ना एल्कोहल को, और जो सॉल्यूट है वो आयोडीन है। तो जो टिंचर होता है ना आयोडीन का, उसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो एल्कोहल होता है, जो सोल्यूट होता है वो आयोडीन होता है, उसको हम कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है, ये याद रखना। और ये सोल्यूशन होता है, टिंचर सोल्यूशन का फॉर्म होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है।
फिर है एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर। अब जितनी भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो वो सारे क्या है, वो होमोजेनस मिक्सचर है, वो सॉल्यूशन में आते हैं। तो कैसे, जैसे देखिए इसमें हम गैस होता है और लिक्विड सॉल्यूशन में, तो जो लिक्विड होता है वाटर होता है वो सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है, और जो गैस होती है वो सॉल्यूट के फॉर्म में होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो सॉल्यूट होता है वो हमेशा सॉलिड के फॉर्म में होता है, सॉल्यूट गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर है सॉल्यूट, यहाँ पर ये जो सॉल्यूट है, यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो गैस के फॉर्म में है ना, CO2 है सॉल्यूट यहाँ पर, और जो सॉल्वेंट है वो है वाटर। ठीक है, किसमें, एरेटेड कोल्ड जो वाटर ड्रिंक्स होती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है जिसमें हम एयर डालते हैं, CO2 डालते हैं, हाई प्रेशर पर डाला जाता है, वो जो एग्जांपल है वो होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है, वो सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है एयर इज ए मिक्सचर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, यानी अब इसमें क्या है, सॉल्वेंट भी गैस है। देखो मैंने आपको 3 चीज बताई, इसमें सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब आप समझेंगे एयर में सॉल्वेंट कौन सी है, देखो सबसे ज्यादा कौन सी, वो सॉल्वेंट हो जाएगी नाइट्रोजन गैस है, सबसे ज्यादा गैस है नाइट्रोजन, कौन सी, 78%। उसके अलावा जितनी भी जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, और भी जो गैसेज है इसमें, वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी, सॉल्यूट गैस में आ जाएगी। तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, यानी एयर गैस में गैस का मिक्सचर है, नाइट्रोजन गैस में बाकी सारी गैसें मिली हुई, दिस इज द एयर एंड होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एआईसीटीएस ये जो पॉइंट्स है ना, एनसीईआरटी से लिए मैंने, ऐसा नहीं किसी और बुक से लिए, एनसीईआरटी से लिए हुए एआईसीटीएस, तो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ इसका, ये लास्ट टेबल है अपनी, ये है कोलाइड की टेबल, ये भी आपकी दी हुई है, हालांकि आपके सिंपल नाम दिया हुआ है मिक्सचर, है ना, मिक्सचर में सॉल्यूशन भी है, सस्पेंशन भी है और कोलाइड भी है। मैंने इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया, आपको ये लग रहा होगा मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, मैंने कोलाइड सॉल्यूशन बहुत सिंपल फॉर्म में बताया, ना मैंने इसका सेपरेशन मेथड बताया, ना मैंने इसके आपको मॉलिक्यूल मास वगैरह निकालने बताया, कुछ भी नहीं बताया मैंने आपको, सिंपल सिंपल चीजें बता रही हूँ। जो क्वेश्चन रिपीटेड है, मेनी टाइम्स रिपीटेड है, उन क्वेश्चन को मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो कोलाइड के एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा तो कोलाइड का एग्जाम्पल्स आता है मिल्क का ही, है ना, ये मिल्क सबसे ज्यादा मिल्क आता है, मिल्क एक कोलाइड है, यही क्वेश्चन सबसे बार आता है। क्यों आता है मिल्क एक कोलाइड है, क्योंकि मिल्क कोलाइड जो वो एक मिक्सचर होता है और मिल्क एक मिक्सचर है, क्योंकि मिल्क में मोर देन वन सब्सटेंस होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, वाटर भी होता है, तो मिल्क जो होता है मिक्सचर होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, कोलाइड में आता है। ठीक है, और प्रिसाइजली अगर हम बोले मिक्सचर हेटेरोजेनस मिक्सचर, और प्रिसाइजली बोले तो कोलाइड फॉर्म में, और प्रिसाइजली बोले इसको तो लिक्विड में लिक्विड होता है, इमल्शन कहते हैं उसको। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मिल्क इज ए इमल्शन ऑल्सो, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस टेबल को एक बार हम देख लेते हैं एक बार। देखो इसमें हम क्या क्या दिया हुआ, डिस्पर्सल फेस, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप और एग्जांपल। तो डिस्पर्सल जो फेस है ना, एक मिनट, ये जो फेस है दिस इज एज ए सॉल्यूट, है ना, जो मीडियम है वो है सॉल्वेंट एक तरह से। ठीक है, उसको बताया नहीं, कोलाइड भी है एक तरह से, दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही है, सॉल्यूशन में उसको सॉल्यूट सॉल्वेंट बोल रहे हैं, कोलाइड में उसको डिस्पर्स सॉल्वेंट को डिस्पर्सल मीडियम बोलते हैं और सॉल्यूट को डिस्पर्सल फेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर गैस में लिक्विड डाल दिया जाए तो वो क्या है, फॉग। तो देखो एयर जो एग्जांपल है, एयर इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, सॉल्यूशन का एग्जांपल है, बट फॉग यानी फॉग जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, कोलाइड का एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना फॉग। सेम है जो स्मोक है, यानी इसमें क्या होगा, इसमें गैस में सॉलिड फॉर्म्स आ जाते हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं गैस में, उसको हम स्मोक बोलते हैं, ये भी कोलाइड का एग्जांपल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है ये। दूसरा ये मैं जो इंपॉर्टेंट है वही टिक करके आपको बता रही हूँ। शेविंग क्रीम जो है उसमें क्या होता है, लिक्विड में गैस मिली होती है। ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम ही इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ जो मैग्नीशिया होता है जिसका फॉर्मूला होता है इधर लिखती हूँ मैं, शायद दिखे नहीं उधर आपको, MgOH होल ट्वाइस। जो पेट की एसिडिटी है उसको दूर करने के लिए काम लिया जाता है, उसको एंटा एसिड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटा एसिड, है ना, इसको हम बोलते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारे पेट में जब अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, MgOH होल ट्वाइस। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बता रही हूँ वो सारे रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है फॉर्म, रबर, स्पॉन्ज। ये प्यूमिक स्टोन का क्वेश्चन आया हुआ है, एक मैंने देखा है। प्यूमिक स्टोन क्या होता है, जो मेल उतारने का पत्थर होता है ना जिसमें बबल्स लगे होते हैं, उसको प्यूमिक स्टोन कहते हैं। या उसमें सॉलिड में गैस भरी होती है, क्योंकि पत्थर जो सॉलिड होता है उसमें बबल्स आपको दिखते हैं, उसमें गैस डाली हुई होती है, ये भी कोलाइड का फॉर्म है ना। फिर जेली, चीज, बटर, ये भी कोलाइड का फॉर्म है। फिर जेम्स स्टोन, मिल्की ग्लास, ये सारे कोलाइड के। तो इस टेबल को एक बार आप देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसके जो मैं एग्जाम्पल टिक किया वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये।
तो ये टेबल अगर आ जाए, इसके क्वेश्चन भी मिस नहीं करने आपको। तो एक तरह से आपको खुद को देखना है, लर्न करना है, ये उसी की चीज है। मैंने आपको बाकी बता दिया डिस्पर्सल फेस क्या होता है, मीडियम क्या होता है, किसको डालने से क्या बनता है। ये जो टाइप है मैंने आपको यहाँ पर लिखा है एरोसोल, यानी इसको बोलते हैं कि गैस में जब लिक्विड का मिक्सचर होता है तो उसको एरोसोल बोलते हैं। एरोसोल का एग्जांपल है फॉग, सॉलिड एरोसोल का एग्जांपल है जैसे स्मोक। इमल्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, नॉट ओनली हियर। केमिस्ट्री का जो खुद का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें भी इमल्शन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट है इमल्शन। इमल्शन मिल्क जो होता है इमल्शन होता है, यानी लिक्विड को लिक्विड में, डिस्पर्सल फेस और डिस्पर्सल मीडियम ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उसका एग्जाम्पल है मिल्क। ठीक है, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। यहाँ पर अपना खत्म होता है आज का टॉपिक, जिसमें मैंने कंपाउंड, एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, मिक्सचर सब कुछ आपको बता दिया और सिंपल थ्योरीज भी बता दिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे उसमें हम स्ट्रक्चर करेंगे, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो करेंगे, एंड देन उसके फॉर्मूला है, उसकी रिएक्शन से वो हम आगे फर्दर करते जाएंगे। बेसिक मैंने आज आपको सारा बता दिया, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, पर डेफिनेटली आपके बेसिक क्लियर हुए होंगे। और आई होप आपको क्लास पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक भी खूब करना। लाइक आप जितना लाइक करेंगे उतने मुझे फीडबैक मिलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये लेक्चर पसंद आया है। और इसके साथ एक बात और भी मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके बताएं कि ये जो पढ़ाने का तरीका है, जो पढ़ाने का फॉर्म है मेरा इंग्लिश का, हिंदी का जो मिक्सचर करके, वो आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। क्या क्लासेस आगे ऐसी आनी चाहिए या प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश, आपको जिस तरह से भी चाहिए हो वो आप मुझे कमेंट करके बताना। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही मैं आपके अपने पढ़ाने का तरीके में चेंज लेके आऊंगी। ठीक है डन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, नमस्ते।